हमारी मेंढकी बेटा तीरंदाज वाली मसल उन तथाकथित आज के दौर के धर्म रक्षकों पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिनके बाप दादाओं और पूर्वजों ने तो कभी निर्माण के नाम पर एक दीवार तक न बनाई हो, लेकिन जो दावा करते हैं कि कृष्ण की बनाई द्वारिका नगरी के अवशेष गुजरात के समीप समुद्र की तलहटी से मिल रहे हैं। यहाँ एक यह बात समझने योग्य है दोस्तों कि जो नगरी पूर्ण रूप से काल्पनिक है, यहाँ तक कि उसके निर्माणकर्ता कृष्ण एक काल्पनिक चरित्र हैं। उनकी महाभारत कथा एक काल्पनिक कहानी भर है जो बौद्ध धर्म के जातक कथाओं से कॉपी पेस्ट की हुई है। तो ऐसी काल्पनिक नगरी द्वारिका के अवशेष कैसे समुद्र से मिल सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मिल रहा है वह द्वारिका नगरी का नहीं बल्कि किसी और चीज का अवशेष हो, और जिसे झूठ मूठ द्वारिका नगरी का बताकर भ्रम फैलाया जा रहा हो। सच्चाई क्या है, आइए तथ्यों की रोशनी में यूनेस्को की वेबसाइट की सहायता से इसे जानने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें सबसे पहले हमें इसके लिए यूनेस्को की वेबसाइट UNESCO.org को खोलकर कृष्ण की नगरी द्वारिका या अंडर वाटर द्वारिका को सर्च करना होगा। जो पेज खुलकर सामने आएंगे उस वहां हम देखेंगे कि हमें वहां पर 4 पैराग्राफ मिलते हैं। कोई भी लेख लिखा जाता है तो सबसे पहले उससे जुड़े जो मिथ होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। फिर उस पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना काम करता है और क्या काम हुआ ये भी बतलाया जाता है। इसके बाद एविडेंस यानी कि प्रमाण की बात होती है और अंत में अंतिम निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन पे आया जाता है। यहाँ भी यही सब हुआ है। जो धार्मिक किस्म के लोग होते हैं, अंधभक्त टाइप के लोग होते हैं, वे बस उन्हीं मिथ को उठाकर प्रचारित कर देते हैं। बाद के सर्वे और एविडेंस के बारे में तो वे बात ही नहीं करते। लेकिन हम यूनेस्को के पैराग्राफ 2 में साफ साफ देख सकते हैं कि 1963 से वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे का काम शुरू हुआ है। इसी सर्वे के आधार पर इन लोगों ने एक सिगुफा छोड़ा और महाभारत में द्वारका द्वारका कहकर इस जगह को कब्जाने की कोशिश की। लेकिन अगला यानी कि तीसरा पैरा इनके सभी दावों की पोल खोल देता है। यह पैरा बताता है कि 1983 से लेकर 1990 के भीतर जो भी आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्ववेत्ता रहे हैं, उन्होंने एक मजबूत नींव की वहां पर खोज की थी। चूंकि यह समुद्र का बॉर्डर इलाका है तो यहाँ पर पिलर्स पाए गए, वहां पर निर्माण सामग्री के अवशेष मिले, और जो बॉर्डर पर पानी के रोकने के लिए जो बांध वगैरह बनाए जाते हैं उनकी दीवारें पाई गई। उनके पत्थर के ब्लॉट्स पाए गए। अब इसके आगे का पॉइंट तो दोस्तों और भी मजेदार है। इसमें लिखा है कि इनके अवशेषों की डेटिंग के बारे में अभी भी बहस चल रही है। कोई बता रहा है कि यह 3000 BC यानी 5000 वर्ष पुराना है। कोई बता रहा है कि 3500 साल पुराना है, तो कोई मध्ययुगीन यानी कि 500 साल पहले का बता रहा है। यानी यहाँ पर कोई निश्चयता नहीं है कि यह अवशेष 5000 साल पुराने हैं या कि 500 साल पुराने हैं। यह है वह बात जो कि आम लोगों से छुपाई जाती है। अब इसके आगे का पैरा तो और भी ज्यादा शानदार है। यह तो साफ साफ लिख रहा है कि जो भी मध्ययुगीन प्रमाण मिले हैं, यानी कि 15वीं शताब्दी के आसपास के, आज से करीब 500 साल पुराने, उस समय अरबी क्षेत्रों में यह जगह व्यापारिक संबंधों के लेन देन में प्रयोग में आती होगी। 18वीं शताब्दी तक
या उसके पहले तक यह जगह बंदरगाह रही होगी। चूंकि द्वारिका का मतलब ही गेट होता है, तो विदेशी नागरिकों के लिए यह गेट हो सकता है। यानी यूनेस्को का यह जो आर्टिकल है, इसने तो सारी पोल खोल कर रख दी, सारे दावों को एक झटके में निरस्त कर दिया। दोस्तों, यह थी वास्तविकता, यह थी सच्चाई कि जिस कृष्ण की नगरी द्वारिका को बताया जा रहा है कि यह समुद्र में मिला है, उसके बारे में यूनेस्को ने साफ साफ लिखा है कि यहाँ 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में बंदरगाह ही हुआ करते थे। इसलिए यहाँ पर पिलर और बाउंड्री वगैरह बनाए गए होंगे जो कि टूट कर नीचे गिर गए होंगे, और जिसके कि हमें आज के दिन अवशेष मिलते हैं, और पाखंडी लोग उसे कृष्ण की नगरी द्वारिका कहकर दुष्प्रचारित करते रहते हैं। यूनेस्को ने दोस्तों यह कभी नहीं कहा कि यह महाभारत कालीन है या कृष्ण की नगरी है, द्वारिका है इत्यादि। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को इस फेक न्यूज की सच्चाई के बारे में पता चल सके। लोगों से जो को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। धन्यवाद दोस्तों।